मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था और इसमें अपन ने लास्ट में एक देखा था कि जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं ऑर्गन 3d4 और 4s2 ये होना चाहिए ना, लेकिन क्या होता है कि ये नहीं होता और ये लिखा हुआ होता है 3d5 4s1। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 3d और 4s है इससे एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, जिससे एक 4s से इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाता है, d में आ जाता है, जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो ये बन जाता है और ये क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर क्या है, D और S दोनों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में और हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो आंशिक या पार्शियली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ तक कल अपन ने बात करी थी। आज अपन देखो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपन वैलेंसी का कैसे पता लगा सकते हैं। ओके, तो देखो वैलेंसी, इसमें अपन कई पॉइंट देखते हैं। वैलेंसी जिसे अपन बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता देखो क्या होती है, किसी परमाणु ले लें या फिर एलिमेंट के जो बाह्यतम कोश होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, संयोजकता। कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। जैसे अपन देखो कुछ पॉइंट्स लेते हैं, मान लो कोई एटम है और उस एटम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, आउटर शेल में एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो। किसी एटम के सबसे बारीक जो कोश है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए जो वैलेंसी होगी वो वही होगी जो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होगी। तो जिन एटम्स के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो 1 या 2 होगी, उनकी जो वैलेंसी है वो भी क्या होगी, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही होगी। क्यों? क्योंकि जब ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में इन्हें जब ये बाहर निकाल देगा तो उसके अंदर क्यों रखने को या तो ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा 1s2 या फिर NH2NP6, जो कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या अपन ऐसे कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो फिर से बता दूं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर की ओर 1s2 या फिर NH2NP6 कोई अरेंजमेंट हो, इनर्ट गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। ओके, जैसे एग्जांपल ले लें अपन सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 और मैग्नीशियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। बाह्यतम कोश n की वैल्यू जिसके लिए 3 है, इसमें एक है ना s, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर n की वैल्यू जिसके लिए 3 है, इलेक्ट्रॉन की नंबर इसमें कितनी है, 2 है। तो देखो यहाँ पर बाह्यतम कोश ये हो गया और यहाँ पर बाह्यतम कौन सा हो गया, ये हो गया। यहाँ पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। जब ये सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसके पास नियोन या इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जो कि स्टेबल होगा। तो ये इजीली क्या बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के Na+, और ये यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसके पास में नियोन का इनर्ट गैस जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देता है, क्या बना लेता है, Mg2+। ओके, तो ये है जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 1 और 2 हो और उसके भीतर अपने को जब कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जैसा अरेंजमेंट मिल रहा हो तो उसकी संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। ओके, सेकेंड अपन ले लें कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर हो 5 से 7। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी हो, 5 से 7 हो, तो उस परमाणु के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होगी 8 - n। n यहाँ पर क्या है, उस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की नंबर। ओके, तो देखो जैसे इसका अपन एग्जांपल लें, जैसे नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3
और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। अब देखो यहाँ पर बाह्य कंपोस्ट नाइट्रोजन में कौन सा है, n की वैल्यू 2 इनके लिए, यानी बाहरी कोष ये हो गया 2 वाला। इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं, 3 और 2 कितनी होगी, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 5। ऑक्सीजन में कितनी होगी 2 और 4 और 2 कितनी होगी 6, यानी नाइट्रोजन में तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 5 और ऑक्सीजन में कितनी है 6 है। तो अब इस नाइट्रोजन के लिए CO2 इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होगी 8 माइनस L, यानी बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, तो 8 माइनस 5 यानी कितनी हो जाएगी 3, और ऑक्सीजन के लिए 8 माइनस 6 कितनी हो जाएगी 2। जब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा किसका, नियोन का, 3p6 हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन को इनर्ट गैस या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए p में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 और ले ले, कितने हो जाएंगे 2p6, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो जिन एटम्स के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी हो 5 से 7 हो, तो उनके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होगी 8 माइनस n के बराबर। ओके, इसके आगे पढ़ लेंगे। तो यहां से वैलेंसी या संयोजकता की जो डेफिनेशन हो जाएगी, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और देखो थर्ड पॉइंट अपन इसमें ले, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर तो कितनी हो 1 से 2 हो, लेकिन उसके अंदर का ऑर्बिटल भी अगर इनकम्प्लीट हो, जैसे अपन बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है कि भाई जैसे अपन आयरन ले लें, आयरन का होता है ऑर्गन 3d6 और 4s2, यही होता है। देखो यहाँ पर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी है 2 है, और उसके अंदर कौन से ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल है, वो भी क्या है इनकम्प्लीट है। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो चेंजेबल वैलेंसी शो करते हैं, या ऐसे कहते हैं पर परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं। इसीलिए आयरन की अपन 2 वैलेंसी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, Fe2+ एंड Fe3+। तो जिन एटम्स के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 1 या फिर 2 हो और उसके अंदर के ऑर्बिटल्स भी अगर इनकम्प्लीट हो, तो ऐसे एलिमेंट या एटम्स है वो परिवर्तनशील संयोजकता शो करते हैं। जैसे एग्जांपल अपन ने देखा आयरन की +2 भी होती है और +3 भी होती है। ओके, तो देखो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इसकी क्या कहलाती है, संयोजकता वैलेंसी कहलाती है। जैसे कार्बन ले अपन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर जो बाहरी सेल है कोष n=2 का है, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। अब अपन देखते हैं देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, ये बात होगी वैलेंसी की। कई बार वैलेंसी पूछता है, वैलेंसी की डेफिनेशन भी पूछ लेता है, और कई जैसे एलिमेंट्स की उनकी वैलेंसी पूछता है। यहाँ पर अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ओके, तो देखो जब कोई उदासीन परमाणु स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो क्या बनाता है, धनायन केटायन बनाता है। और अगर कोई उदासीन परमाणु स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, ऋणायन या फिर एनायन बनाता है। जैसे अपन बात करें सोडियम की और ये क्लोरीन, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होता है। क्लोरीन आता है 70 नंबर पे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ओके, देखो यहाँ पर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1 है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो ये इजीली हो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और क्या बना देता है Na+, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ऐसे जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी है 3 वाले में 2 और 5 7 होती है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, जो क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इजीली ये 1 इलेक्ट्रॉन ले
ले लेता है और क्या बनाता है, एनायन बनाता है, Cl माइनस। हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस की कैसे केटायन और कैसे एनायन है वो बनता है। ओके, ऐसे एक यहाँ पर टर्म आती है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो जिन परमाणु या आयनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उन्हें अपन सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले अपन, एक तो अपन ले लें नियोन, नियोन का होता है 1s2 2s2 2p6। ओके, एक ले लें Na+, सोडियम तो वैसे 11 नंबर पे आता है, Na+ यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है 1s2 2s2 2p6। एक ले ले F-, फ्लोराइड है, फ्लोराइड 9 नंबर पे आता है, माइनस एनायन बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है 1s2 2s2 2p6। देखो तीनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या है, सेम है, ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, तो ये आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, नियोन Na+, F-। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ओके, तो बता दो कि कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अपना टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, या इसे जेड इफेक्टिव से शो करते हैं। ओके, तो देखो कोई एटम के स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो नाभिक के आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन्स सेंटर की ओर क्या रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन अपकेंद्रण बल से क्या होता है कि वो अपकेंद्रण बल है वो उन्हें केंद्र सेंटर से क्या करता है, दूर करता है। तो इन दोनों अपोजिट फोर्स के बैलेंस से वो इलेक्ट्रॉन्स वो नाभिक के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाते रहते हैं। बात समझ में आई कि एटम के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, और उसके बाद चारों जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के अट्रैक्शन फोर्स से उसकी ओर अट्रैक्टेड रहते हैं। लेकिन अपकेंद्रण बल के द्वारा, या ऐसे करने की अपकेंद्रण बल उन इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक से सेंटर से क्या करता है, दूर करता है। तो इन दोनों अपोजिट फोर्स के बैलेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, तो देखो स्लेटर ने बताया कि जैसे कोई एक एटम है उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन अपन ले लें, उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या डालते हैं, परिरक्षण प्रभाव डालते हैं, जिससे उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कंप्लीटली जो नाभिकीय आवेश है वो नहीं लग पाता है, कुछ कम मात्रा में लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वास्तव में जितना नाभिकीय आवेश अनुभव करता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन जितना नाभिकीय आवेश वो वास्तव में अनुभव करता है वो, और वास्तव में कितना नाभिकीय आवेश है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट S = Z - Z इफेक्टिव। कि एक इलेक्ट्रॉन है वो वास्तव में कितना नाभिकीय आवेश अनुभव करता है और वास्तव में कितना नाभिकीय आवेश है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे अपन क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आवर्त स्थिरांक S = Z - Z इफेक्टिव। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या यहां से अपन ऐसे लिख दें Z इफेक्टिव = Z - S, प्रभावी नाभिकीय आवेश Z - S। तो अगर अपने पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट आवर्त स्थिरांक की वैल्यू आ जाए तो अपन Z इफेक्टिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर अपन अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है ये पता करते हैं।
ये पता होता है अपने को स्लेटर्स रूल्स से। किससे पता होता है? स्लेटर्स रूल। J इफेक्टिव इक्वल टू G माइनस S। अब अपन देखते हैं स्लेटर्स रूल। फर्स्ट है फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स कि S और P इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें फर्स्ट अपन लेते हैं उसी कोर्स में अगर इलेक्ट्रॉन हो कि उसी कोर्स के लिए जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें अपने को स्क्रीनिंग पूछ रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछ रहा है, उसी कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35। सेकंड ले लें उसके अंदर के कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? ऐसे करें n-1 वाले कोर्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनका होता है 0.85 और उसके भी अंदर वाले कोर्स के लिए या उसके भी अंदर वाले कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। ओके, सेकंड ले लें ये तो था S और P इलेक्ट्रॉन्स के लिए। D और F इलेक्ट्रॉन्स के लिए, D और F इलेक्ट्रॉन्स के लिए फर्स्ट अपन ले लें कि उसी कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है 0.35 और उसके अंदर के कोर्स जो होते हैं उनके लिए उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.00। ओके, आगे आता है थर्ड पॉइंट कि 1s कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0.30 और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? हाइड्रोजन में जो 1s1 होता है उसके लिए होती है 0.05। तो ये टेबल अपने लोगों को पता होनी चाहिए। ये स्लेटर्स स्लेटर ने क्या बताया कि S और P और प्लस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? अगर उसी कोर्स में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए होती है 0.35 और उसके अंदर वाले कोर्स में है तो 0.85 और उससे भी अंदर वाले कोर्स में है तो 1.00। ऐसे D और F इलेक्ट्रॉन के लिए अगर उसी कोर्स में है तो 0.35, उसके अंदर वाले कोर्स में है तो 1। और ऐसे ही 1s कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कितना होता है? 0.30 और हाइड्रोजन में 1s1 वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0.05। अब अपन देखो यहां से कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे अपन वो इक्वेशन ले लें नाइट्रोजन के लिए अपने को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना। ओके, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। यही होता है अपने को सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना है। देखो जो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट लगता है, उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगता है। मान लो अपने को P3 में जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो S और P में, यहाँ पर तो S और P है यानी D और F का तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना है। तो सबसे पहले उसी कोर्स में एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए अपने को कैलकुलेट करना है उसे तो रहने दे, उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है अंदर? P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और S में कितने? 2। उसी कोर्स बाह्य इलेक्ट्रॉन जिसके लिए कैलकुलेट करना है वो कौन से कोर्स में है? n=2 वाले में। तो n=2 वाले में और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 3 टोटल तो 5 है, लेकिन एक के लिए तो कैलकुलेट करना है यानी कितने बचे? 4 ही बचे। तो क्या लिखेंगे? n कोर्स में उसी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इंटू जब उसी कोर्स में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.35। कितना आ जाएगा यहां से? 1.4
40। ओके, फिर उसके अंदर वाले कोस ऐसी है, अंदर वाले कोस n-1 जिसके लिए n की वैल्यू 1 कम हो, इनके लिए n की वैल्यू 2 थी, इनके लिए 1 है, यानी n-1 कितना है कंट्रीब्यूशन 0.85, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इंटू 0.85 कितना आ जाएगा यहां से 1.70। ओके, तो यहां से हम अपन कैलकुलेट करने कितना देगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट S इज इक्वल टू 1.40 प्लस 1.70 कितना आ जाएगा 3.10। यहां से Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z क्या होता है Z माइनस S। नाइट्रोजन के लिए Z कितना 7 माइनस 3.10 कितना आ जाएगा 3.90। तो Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई 3.90। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही अगर अपन कोई और एग्जांपल लें, जैसे एल्यूमिनियम ले लें, एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसके लिए अपने को इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बताना है। तो इसके अंदर की ओर ये कौन से कोष में है, इसके लिए n इक्वल टू 3 हो, सेम n इक्वल टू 3 वाला उसके अंदर की ओर एक और है। तो सबसे पहले s और p यहाँ पर है, यानी s और p देखने उसी कोष में जिसमें ये है n इक्वल टू 3 वाले में s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए तो अपने को बताना है, यानी इसे काउंट नहीं करना है। अंदर की ओर कितने हैं उसी कोष में 2 है, 2 इंटू कितना होगा 0.35 कितना हो जाएगा 0.70। ओके, सेकेंड उसके अंदर के कोष में, अंदर का कोष जिसके लिए n इक्वल टू क्या हो 2 हो, यानी ऐसे करें n-1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इंटू n-1 कितना 0.85 कितना आ जाएगा 6.80। ओके, उसके अंदर वाले कोष इसके लिए n-2 n कितना था ये यहाँ पर 3 n-2 3 कितना 1, इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो 1। तो ये 1 वाला एक और बचा है, यानी n-2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 है, कितना कंट्रीब्यूशन 1.00 कितना हो जाएगा 2.00। तो यहाँ से टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.70 6.80 2.00। तो कितना आ जाएगा 0 8 और 7 15 9.50। तो यहां से Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S। Z कितना होता है एल्यूमिनियम के लिए 13 माइनस 9.50। तो कितना आ जाएगा यहां से 3.50। ओके, तो ऐसे अपन अपने को कोई भी एलिमेंट दे दे या आइटम दे दे और जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछ रहा हो उसके लिए अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर ये अपना फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारी चीजें वो बेसिक चीजें कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अपने आगे बहुत काम में आती है। ओके।